dear student, how are you? I hope you will be safe at your home. So guys, listen me very carefully. पिछली क्लास के अंदर अपन हेलो एरिन टॉपिक के अंदर हेलो एरिन में CX आबंध की प्रकृति पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उसके अनुनादी संरचना के बारे में जान चुके हैं कि किस प्रकार से हेलो एरिन में अनुनाद आता है। अनुनाद की वजह से CX बॉन्ड आंशिक द्विबंधी हो जाता है। इसे तोड़ना हेलो एल्केन के कंपेयर में थोड़ा हार्ड हो जाता है। इन सब चीजों के बारे में अपन यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में और उनके आयुपेशी नाम वगैरह, तो उनसे संबंधित अगर आपके कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो जरूर पूछिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेन 4 चैप्टर हैं 10, 11, 12 और 13, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी हेलो एल्केन से अपन मोस्टली काफी प्रकार के कंपाउंड्स बना सकते हैं और बहुत सारे पदार्थों से हेलो एल्केन, हेलो एरिन ये बनते भी हैं। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये अपना। तो इसकी प्रॉपर्टी अगर आपके समझ में आ जाती है, अच्छे से आप इनको कवर कर सकते हो, इनकी रिएक्शनों के तरीके अगर आपके अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो बाकी वाले चैप्टरों की रिएक्शनें आपके लिए काफी आसान हो जाएंगी। तो इसलिए अगर किसी भी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में है, कोई भी बंद अगर मैंने यहाँ बोर्ड पे तोड़ा है, बनाया है, उसका रीजन अगर आपको नहीं पता चला है, मैंने आपको नहीं बताया है, या आप नहीं जानते कि सर ने ये बंद क्यों बनाया या ये वाला ही बंद क्यों तोड़ा है, बंद तो बहुत सारे और भी थे, तो उन सब के बारे में आप मेरे से जरूर पूछिए, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। पहले ही मैं आपको कह चुका हूं, काफी बार ये चीजें बताता हूं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्टों के अंदर हर एक काम के पीछे कोई ना कोई रीजन या कारण होता है। वो कारण अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप वो जरूर पूछिए, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे हेलो एरिन का निर्माण, इसका विरचन कैसे कर सकते हैं अपन। तो हेलो एरिन का विरचन, निर्माण, तो देखिए सबसे पहले अपन बना सकते हैं हेलोजनीकरण क्रिया द्वारा। हेलो एल्केन का निर्माण अपन कर सकते हैं हेलोजनीकरण द्वारा। अब सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है हेलोजनीकरण मतलब बच्चों हेलोजन अपने को जोड़ना है। तो हेलोजनीकरण के अंदर एक टॉपिक अपने डाला हुआ है कि बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण, क्लियर। और इसी के अंदर अपना दूसरा टॉपिक डाला हुआ है पार्श्व श्रृंखला पर हेलोजनीकरण। काफी बेहतर और अच्छा टॉपिक है, ध्यान से अपन पढ़ेंगे इन चीजों को, क्लियर। तो देखिए बच्चों, बेंजीन वलय पर अगर आपको हेलोजनीकरण करना है
तो आप एक बेंजीन ले लीजिए, इस पर आप किसी हेलोजन की क्रिया करवा दीजिए, जैसे आप Cl2 की करवा रहे हो, तो यहां अपन उत्प्रेरक के रूप में यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज कर सकते हैं, SbCl5 यूज कर सकते हैं, FeCl3 यूज कर सकते हैं। इन उत्प्रेरकों का अपन प्रयोग कर सकते हैं। ये उत्प्रेरक क्या काम करेंगे, ये इसकी क्रिया विधि है अपने सिलेबस में, तो मैं आपको वो बताऊंगा, तो उस समय आप देखना। तो यहां बच्चों क्या होगा कि बेंजीन वाले की जो कार्बन की हाइड्रोजन है उसको ये हेलोजन क्या कर देगा, रिप्लेसमेंट कर देगा, उसका प्रतिस्थापन कर देगा। ये अपनी रिएक्शन हो जाएगी। इन उत्प्रेरकों को डालकर अपन ये रिएक्शन और आगे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके 2-3 दी हुई है सिलेबस में, तरीका यही है। अब थोड़ा सा अपन इसकी क्रिया विधि या मैकेनिज्म की बात कर लें कि एक्चुअल में यहां हुआ है क्या है। ये बच्चों एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन टाइप रिएक्शन है। तो ये अपने हर एक चैप्टर में 10वां, 11वां, 12वां और 13वां चारों चैप्टर में अपने पास 4-5 प्रकार की रिएक्शनें आते रहे। सभी का तरीका एक ही होगा काम करने का। तो अगर आपने यहां सीख लिया तो आगे के चैप्टरों में आपके कोई समस्या नहीं रहनी है, ठीक है। तो यहां देखिए बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन रिएक्शनों के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले जो उत्प्रेरक अपन यूज करते हैं लुईस एमल या खनिज अम्ल। कुछ रिएक्शनों में खनिज एसिड यूज होगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा। कुछ रिएक्शनों में AlCl3 जैसे लुईस एसिड यूज होंगे। लुईस अम्ल आप जानते हो क्या होता है, प्रोटोनिक खनिज या प्रोटोनिक, जैसे H2SO4 है, ये प्रोटोनिक अम्ल है। इनके नामों में बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी छुपी हुई हैं। प्रोटोनिक अम्ल का मतलब होता है बच्चों कि जो प्रोटॉन का त्याग करता है, H+ का त्याग करता है। अब ये आप कहोगे कि सर इसके नाम में ऐसा क्या हो गया, ये तो हम भी जानते हैं कि जो प्रोटोनिक अम्ल वो H+ का त्याग करते हैं। तो उसका रीजन ये है, उसकी मेन बात ये है कि प्रोटोनिक एसिड का यूज आप जहां भी करोगे, जब भी करोगे, उसकी रिएक्शन हमेशा प्रोटॉन त्यागने से स्टार्ट होगी। ये इसका मेन बात है। ऐसे ही बच्चों लुईस अम्ल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, मतलब किसी ऋणायन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड है, इसके लास्ट कोर्स यानी इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन बने। तो इसका मतलब ये किसी ऋणायन को या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। तो लुईस अम्ल जब भी यूज करेंगे अपन उत्प्रेरक के रूप में, हमेशा उसकी रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के साथ उसकी रिएक्शन स्टार्ट होगी। और अगर कहीं प्रोटोनिक अम्ल यूज कर रहे हैं तो उसकी रिएक्शन हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, H+ त्यागने से उसकी रिएक्शन स्टार्ट होगी। और जब स्टार्टअप आपको पता है कि प्रोटॉन त्याग दिया तो प्रोटॉन निकालो बाहर और उस प्रोटॉन को ले जाके जोड़ो, कहां जुड़ सकता है। आपका जहां दिमाग कहे कि यहां जुड़ सकता है तो वहां जोड़िए। अगर आप वाला जोड़ा गया प्रोटॉन और यहां मैं जो बता रहा हूं उसमें कोई डिफरेंस है तो आप पूछिए, सर ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे को तो ये लग रहा था कि यहां पे होना चाहिए, यहां तो नहीं हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका वजह या इसका रीजन क्या है। ऐसे ही यहां की जो रिएक्शन है ये कहां से स्टार्ट होगी, लुईस अम्ल है तो उत्प्रेरक। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, लुईस अम्ल को उसका काम करने दोगे, उससे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करवा दो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या कर देंगे, Cl और
AlCl3 की रिएक्शन में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको दे देंगे, एल्यूमिनियम को, ताकि इसका रास्ता कंप्लीट हो जाए। तो यहां बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास जाएंगे इस क्लोरीन पर कौन सा चार्ज बन जाएगा, प्लस, और यहां बना मेरे पास AlCl4-। यानी फर्स्ट स्टेप में अपने पास Cl+ बन चुका है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रोफाइलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो अपना पहला स्टेप क्या बना, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण। अब सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो बेंजीन अपने पास है, ठीक है, सभी जगह हाइड्रोजन है, सभी कार्बन्स पर, कहीं भी लोग सारे कार्बन सेम है, सारी हाइड्रोजन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां क्रिया देने वाला हूं क्लोरीन प्लस की। तो कहां क्रिया करवाऊं बच्चों, देखिए अपन जानते हैं कार्बन हाइड्रोजन, नेगेटिविटी किसकी ज्यादा, कार्बन की। कार्बन पर कौन सा चार्ज, माइनस, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज, प्लस। बताया था मैंने शायद आपको एक बार कि जिस कार्बन पर ये 6 एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 4 हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो उस समय इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये 6 एलिमेंट अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कार्बन पर कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो सिंपल सी बात है, इस हाइड्रोजन पर आंशिक प्लस, कार्बन पर आंशिक माइनस, क्रिया में दे रहा हूं Cl+ की। तो इजीली बच्चों आप समझ सकते हो कि ये क्रिया कहां पे होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल सही, कार्बन पर। तो इसकी रिएक्शन आ जाएगी कार्बन पर। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिएजेंट पढ़ाया है, तो उस समय बताया है कि ये बंध के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसके पास देने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब रूल तो रूल के अकॉर्डिंग आपको काम करते जाना है। 2 और 2 4 होते हैं तो होते हैं, 2 और 2 4 ही लिखेंगे, जोड़ेंगे तब योग करते समय। वैसे ही अब दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देने होंगे, कार्बन को देने होंगे। इस कार्बन की मैं थोड़ी सी पोजीशन क्लियर कर देता हूं आपको। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ये वाले लिखे हैं मैंने, ठीक है। और यहां हाइड्रोजन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की स्थिति दिखाऊं, थोड़े कार्बन के नजदीक हैं, इससे आप थोड़ा सा मिड में मान सकते हो, इनको मिड में मान सकते हो, ठीक है, Cl+। अब बच्चों ये रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे आ चुका है, इलेक्ट्रॉन देने कार्बन को। कार्बन अब क्या करेगा, अपने किसी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, क्योंकि इसके पास खुद के पास तो है नहीं। अब जब बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लाएगा, किसी बॉन्ड को तोड़ने का प्रयास करेगा, तो सिंपल सी बात है, एक बात हमेशा दिमाग में रखेंगे आप, बहुत सारी जगह अपने पास ऐसी आएगी जहां आपको क्वेश्चन करने के चांसेस मिलेंगे, अगर ये बात आपके दिमाग में रहती है तो। कौन सी बात, कि जब भी बॉन्ड तोड़े जाते हैं और जिस परमाणु को या जिस एलिमेंट्स को बॉन्ड तोड़ना है उस पर अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो हमेशा सबसे पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि वो कमजोर होता है। बहुत सारी रिएक्शनों में मैं आगे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों होने की कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, तो वहां आप ये क्वेश्चन पूछना मेरे से कि क्यों किया सर ऐसा आपने, ठीक है। तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सभी जानते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं कि सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में पाई बॉन्ड कमजोर है तो वो पहले टूटेगा इजीली, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब देखिए अपने पास क्या स्थिति आ चुकी है। इस स्थिति को ध्यान रखना। थोड़ा यहां बढ़ाया मैंने,
तो यहां से अपन देख लेंगे। तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज हो चुका है? प्लस हो चुका है, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए आगे। तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज बन गया? प्लस चार्ज बन गया। अब ये क्या होगा, थोड़ा सा अनुनाद दिखाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इसका अनुनाद अपने को करना आता है शायद, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि जब प्लस आया इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आगे वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने, आगे वाला कार्बन कहां से लाएगा? वही पाई बॉन्ड को तोड़ के लाएगा। तो इसकी अगली स्ट्रक्चर अपने पास आ जानी है। ये बॉन्ड बन चुका है, ये हो गया यहां प्लस। अब सिमिलर ये भी वही करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। और अगली संरचना मेरे पास आई है कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब ये भी कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसे मैं थर्ड स्टेप में लेके आऊंगा, वो लास्ट वाली संरचना। ठीक है, अब ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब देखिए बच्चों, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, इसके इलेक्ट्रॉन अपन कहां मान सकते हैं? लगभग बीच में मान सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, सिमिलर बीच में तो नहीं आएगा। अब देखो, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तीनों सिग्मा बॉन्ड, सॉरी चारों सिग्मा बॉन्ड है। क्लोरीन वाला हो गया। क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे? क्लोरीन के पास आएंगे। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लोरीन के पास, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के पास, ये वाले लगभग बीच में मान सकते हो। अब ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सिंपल सी बात है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन से आएंगे? जो सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक कौन से हैं? एच वाले हैं। इसलिए बच्चों ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से देके और ये H प्लस बाहर निकल जाएगा। अब ये H प्लस जो है ये AlCl4 से वापस Cl को ग्रहण कर लेगा, आपका उत्प्रेरक वापस बन जाएगा। ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप मानो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन रिएक्शन आप इजीली कर सकते हो। कोई भी रिएक्शन हो, भले ही एक ये वाली चीज दिमाग में अगर आपके है कि प्रोटोनिक एसिड अगर यूज किया गया है तो वो प्रोटॉन देने से रिएक्शन स्टार्ट करेगा, और लुईस अम्ल अगर यूज किया है तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके रिएक्शन स्टार्ट करेगा, और ये तरीका सभी रिएक्शनों में लग जाएगा। क्लियर? तो आप इसको अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता वापस पूछिए, नहीं आता वापस पूछिए, जब तक समझ में नहीं आए। तो ये हो गया बच्चों बेंजीन वाले पर हेलोजनीकरण द्वारा हेलो एरिन का निर्माण। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास यहां पे आता है पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण। चलो ये भी देख लेते हैं। यहां मैं डाल देता हूं एक CH3, यहां ले लेता हूं Cl2। अब बच्चों यहां मेरे को एक काम करना होगा, या तो मैं यहां सूर्य का प्रकाश डाल देता हूं, तो ये पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण आ जाएगा। अगर मैं यहां यही लुईस एसिड रखूं तो ये रिएक्शन बच्चों किस प्रकार होगी? अगर मैं AlCl3 रखकर ये रिएक्शन करवाता हूं तो ये रिएक्शन बनेगी। कुछ मात्रा में यहां का प्रोडक्ट भी आएगा, तो इसलिए मैं यहां क्या कर रहा हूं,
प्रकाश अगर मैं यूज करता हूं तो अब मेरे पास रिएक्शन आ जाएगी CH2Cl प्लस Hc। ये देखिए एक्चुअल में क्या हुआ है, इसके मैकेनिज्म तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रकाश की उपस्थिति में फ्री रेडिकल पढ़ाया मैंने आपको। उस फ्री रेडिकल वाली क्लास को वापस पढ़िए, उसके नोट्स पढ़िए, आपके समझ में आ जाएगा कि यहां एक कंडीशन का पालन हो रहा है। प्रकाश रखा हुआ है, सेम ऋणता वाला कंपाउंड है, यानी इसका समास विदलन होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो सबसे पहले इसका फ्री रेडिकल बन गया क्लोरीन मुक्त मूलक। अब बच्चों सिंपल सी बात है, क्लोरीन मुक्त मूलक को क्रिया करने के लिए जाना है क्लोरीन मुक्त मूलक में मैंने आपको बताया है कि क्लोरीन मुक्त मूलक एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रजाति है। कहां क्रिया करेगा वो भी मैंने वहां लिखवाया है, बताया आपको कि इसकी क्रिया कहां पे होगी। तो उन कंडीशंस का जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी रिएक्शन इस हाइड्रोजन पर आयनीय है। वैसे हाइड्रोजन अपने पास दो टाइप की हैं, एक तो बेंजीन वलय के कार्बन की हाइड्रोजन है और एक बाहर के कार्बन की हाइड्रोजन है। दोनों जगह आप क्रिया करवा के देख लो, आपके समझ में आ जाएगा कि क्रिया कहां पे होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए या यहां पे होनी चाहिए। चलो मैं देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देगा ना, ये तो यही दो पॉसिबिलिटी है। ये वाले हाइड्रोजन सेम ही है, ये तीनों सेम है, कहीं भी एक जगह देख लेते हैं अपन। यानी इसकी क्रिया या तो इस हाइड्रोजन पर पॉसिबल है या इस हाइड्रोजन पर करवा सकते हैं अपन। ये दो जगह अपने को दिख रही है जहां अपन इसकी क्रिया करवा सकते हैं। अब यहां एक बात आती है, कौन सी, कि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देना है। भाई बराबर का काम है यहां तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से आना है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आना है। अब यहां आपको रीजन दिख जाएगा। देखिए रीजन अपने को कहां मिलता है, जहां डिफरेंस होता है। सेम चीजें चलती हैं वहां तो रीजन मिलने का मतलब ही नहीं है। कैसे, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन देने का जो काम है ये तो क्लोरीन का ही है। ये तो इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से देगा उतनी स्पीड से इस H को देगा, उतनी स्पीड से इस H को देगा। इसका इलेक्ट्रॉन देने का काम तो दोनों जगह बराबर है। तो यहां तो इस चीज को छोड़ दो आप, ये तो अपने काम की नहीं है। यहां आने के बाद ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये कहां से आ रहा है, CH बॉन्ड से आ रहा है। ये भी CH बॉन्ड से ही है। तो यहां भी थोड़ा पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा अपने और आगे बढ़ते हैं। जब तक अपने को रीजन पता नहीं चलता तब तक अपन आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहां अपन देखते हैं ये वाला कार्बन क्या है, ये बच्चों sp3 संकरित कार्बन है और ये वाला कार्बन कौन है, sp2 संकरित है। और मैंने आपको बता रखा है कि sp3 संकरित कार्बन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, sp2 और sp संकरित कार्बन होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करता है। अब रीजन आपको समझ में आ गया होगा शायद। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इसको छोड़ के जा रहा है तो ये कार्बन क्या कर रहा है, भाई मत जा, अपनी तरफ वापस खींच रहा है ना। और ये जब जा रहा है तो ये इसको धक्का और दे रहा है, जा निकल यहां से, मैं खुद ये चाहता हूं कि तू निकले। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन काफी स्पीडली, काफी फास्टली बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन यहां की बजाय यहां पहले होगी। तो इसलिए ये रिएक्शन बच्चों कहां पे आएगी, इस H पर आएगी। इस H पर आएगी तो यहां से अपने पास कौन बाहर निकल गया, HCl। कौन बाहर निकला, HCl। और ये देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां गया था, एक इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा। तो यहां मेरे पास क्या बचा, CH2 मुक्त मूलक बच गया, एक HCl बन गया, एक क्लोरीन मुक्त मूलक और बचा हुआ है। अब इसे इलेक्ट्रॉन कहां दिखा, इस कार्बन के पास दिखा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। इस प्रकार ये बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण द्वारा भी आप हेलो एरिन
का ही एक पार्ट बना सकते हो। यहां से देखिए अपने पास एक क्वेश्चन और बन जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या बनता है, वो बच्चों ये है कि अगर मैं बेंजीन वाले में जो पार्श्व श्रृंखला लिख रहा हूं, इसका हैलोजनीकरण करवाऊं, तो यहां क्या हो गया है कि ये तो अपने को पता चल गया क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा, हाइड्रोजन पर क्रिया करेगा। अब ये अपन यहां क्लियर कर चुके हैं कि इस हाइड्रोजन पर तो होनी ही नहीं है। अब अपने पास इसके अलावा जो हाइड्रोजन बची हैं वो कितने टाइप की बची हैं, एक तो ये बची है, ये भी अलग हो गई। अलग कैसे हुई, देखो बच्चों, ये sp2 संकृत कार्बन की हाइड्रोजन, ये sp3 संकृत कार्बन की हाइड्रोजन, और ये भी sp3 संकृत कार्बन की हाइड्रोजन, ये भी sp3 संकृत कार्बन की हाइड्रोजन। लेकिन ये 1 डिग्री sp3 संकृत कार्बन, ये 1 डिग्री sp3 संकृत कार्बन, और ये वाला 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री sp संकृत कार्बन। तो आओ थोड़ा डिफरेंस हुआ, यानी ये तो अपना कैंसिल आउट हो चुका है, यहां तो रिएक्शन होनी ही नहीं है। अब रिएक्शन होनी कहां है, sp3 संकृत कार्बन पे। तो जब अपन ने यहां देखा कि sp3 संकृत कार्बन भी अपने पास दो प्रकार के हैं, एक 1 डिग्री sp3 संकृत कार्बन है और एक 3 डिग्री sp3 संकृत कार्बन है। अब अपन क्रिया कहां करवाएं, वही बात है, दोनों जगह करवा के देख लेते हैं। यानी इसकी क्रिया या तो इस पर या इस पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ये वाली होती है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब देखिए बच्चों, अगर मैं ये रिएक्शन मानूं इस कार्बन वाली, तो मेरे पास क्या बनता है, HCl तो अपना निकल जाएगा बाहर, ये मुक्त मूलक बना, ये वाली रिएक्शन मानता हूं तो। और यदि मैं इस कार्बन पर रिएक्शन मानता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, ये मुक्त मूलक बनता है। ये कौन सा मुक्त मूलक है, 1 डिग्री मुक्त मूलक, और ये 3 डिग्री मुक्त मूलक। मुक्त मूलक के स्टेबिलिटी में मैंने आपको बता रखा है कि ज्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ये ज्यादा मात्रा में बनेगा, और ये ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो अब अपना अगला जो क्लोरीन एक बचेगा ना इसमें से, ये कहां जुड़ेगा, इस पे ज्यादा जुड़ेगा, तो अपना मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। यानी अगर आपके मुक्त मूलक की रिएक्शन sp3 संकृत कार्बन पर करवा रहे हो, वहां पे हो रही है, तो सबसे पहले बच्चों कौन से sp3 संकृत कार्बन पर रिएक्शन आएगी, 3 डिग्री पे। 3 डिग्री नहीं है तो फिर 2 डिग्री पे, 2 डिग्री नहीं है तो फिर लास्ट में 1 डिग्री पे। ये ध्यान रखना आपको। तो इसका मतलब बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर अपना जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बने, ठीक है। और वो रिएक्टिव और सिलेक्टिव वाली ब्रोमीन के साथ वाली वो आपको बता रखी है, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ तक अगर किसी प्रकार की समस्या आपके रहती है तो आप ज़रूर पूछिए। टॉपिक काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। ये आपका तैयार हो जाता है तब अपने अगली क्लास में और आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।